हेलो दोस्तों, क्रेडोज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर शरद चंद्र पांडे। आज हम बिहार की नदी परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। आपके प्रारंभिक परीक्षा में नदी परियोजनाओं से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और कल हमने इससे पिछली वाली कक्षा में बिहार की नदियों को देख लिया था। तो आज जब हम नदी परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे तो जब नदियों का जिक्र आएगा तो आशा की जाती है कि आप उन नदियों को समझते होंगे। बिहार में कहाँ से प्रवेश करती हैं, कहाँ उनका संगम है, किस जिले में उनका प्रवाह है, कहाँ से उनका उद्गम है, इस सब चीज़ों के बारे में आपने पिछली वीडियो में पढ़ रखा होगा। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं सोन नदी परियोजना से। देखिए, जब बिहार में हम नदी घाटी परियोजनाओं की बात करते हैं तो कोई भी जो नदी घाटी परियोजना होती है क्यों बनाई जाती है, सबसे पहले बहुत संक्षेप में समझ लेते हैं। ठीक है, कोई नदी घाटी परियोजना है तो उसके लिए जो, या इसे आप बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। ठीक है, इसे आप बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं या नदी परियोजना भी कहा जाता है। तो बिहार में जो, या किसी अन्य राज्य में या कहीं भी अगर कोई नदी परियोजना बनाई जाती है, कोई नदी परियोजना या बहुउद्देशीय नदी परियोजना या फिर बहुउद्देशीय परियोजना जब बनाई जाती है तो सामान्यतः इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका सामान्यतः उद्देश्य तीन तरह की चीजें होती हैं। एक तो मान लीजिए कि उस नदी पर ऐसी कोई योजना इसलिए बनाई जाती है कि उस नदी के जल को नहरों के माध्यम से किसी अन्य क्षेत्र में सिंचाई के लिए भेजने के लिए, या फिर उस नदी पर कोई डैम बनाकर, कोई बांध बनाकर लोगों के लिए पेयजल आपूर्ति के लिए। तो यहां एक एक करके देखेंगे। जैसे आप कृषि के लिए, एक तो यह उद्देश्य हो सकता है, कृषि के लिए नहरों का निर्माण, पेयजल आपूर्ति के लिए नदियों पर जो बांध बनाए जाएंगे वो इतने उद्देश्यों के पूर्ति के लिए, कृषि के लिए, पेयजल आपूर्ति के लिए, इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, यह भी एक उद्देश्य होता है। या फिर एक और उद्देश्य होता है और वह क्या होता है? बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, ये चार प्रकार के उद्देश्य होते हैं तो हम उसे बहुउद्देशीय परियोजना या फिर नदी परियोजनाएं कहते हैं। विभिन्न सरकारों द्वारा, कभी कभी एक ही राज्य की सरकार द्वारा, कभी कभी दो राज्यों की मिलीजुली सरकार के द्वारा, कभी कभी केंद्र और राज्यों के द्वारा, कभी कभी केंद्र और किसी अन्य देश के द्वारा, इस तरह की परियोजनाएं चलाई जाती हैं, इस तरह की परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में मुख्य रूप से हम यहां बात कर रहे हैं, सामान्यतया नहीं, पहले बता दूं आपको, मुख्य रूप से तीन बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। ठीक है, तीन बहुउद्देशीय परियोजनाएं मौजूद हैं, ठीक है, बिहार में। और वे कौन सी हैं? बिहार में अगर बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करें तो एक आपकी परियोजना कौन सी होगी? एक आपकी हो जाएगी कोसी नदी बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, कोसी नदी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी नदी बहुउद्देशीय परियोजना, एक तो यह हो गई। दूसरी, बिहार की ही एक महत्वपूर्ण नदी और है, एक दूसरी, कौन सी नदी है? सोन नदी। ठीक है, सोन नदी है, ये आपकी दक्षिणी बिहार में बहती है और सोन नदी पर भारत का सबसे पुराना
भारत का सबसे जो पुरानी परियोजना है बौद्धिस्ट, उसका निर्माण किया गया था 1874 में। ठीक है, तो यहां पर दूसरी कौन सी है? सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना। सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, और एक अंतिम और महत्वपूर्ण, ठीक है, अंतिम और महत्वपूर्ण, और वह कौन सी है? गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, कौन सी है? गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी बहुउद्देशीय परियोजना। ये तीन महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं और आज की इस कक्षा में हम इन्हीं तीनों परियोजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि उन सारे पहलुओं पर बात करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में सामान्यतः पूछे जाते हैं, जहां से प्रश्नों के बनने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस कक्षा को। सबसे पहले जो हम यहां पर अभी शुरू करें, आप राज्य वाइज भी देखते चलें। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो कौन सी नदी के बारे में देखेंगे? हम कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में देखेंगे। कौन सी? कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक, जैसा कि नाम से पता चलता है, बहुउद्देशीय परियोजना का क्या अर्थ हुआ? मतलब जो इस प्रकार की ये परियोजना या जो निर्माण कार्य किया गया, इसका उद्देश्य कई था, कोई एक उद्देश्य नहीं था, इसके कई सारे उद्देश्य थे। तो जब हम कोसी की बात करते हैं तो यह सबसे पहली चीज इसके बारे में जो हमें जानने लायक है, यह क्या है? भारत और नेपाल का ज्वाइंट वेंचर है। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना। नेपाल की संयुक्त परियोजना, भारत और नेपाल की। पहला फैक्ट हमें पता चला कि भारत और नेपाल के मध्य शुरू हुआ, लेकिन इसका प्रारंभ कभी कभी पूछा जाता है कि इस परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी या नींव कब पड़ी थी। तो यह समझौता भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के मध्य 1954 में समझौता हुआ। ठीक है, यह समझौता किया गया। ठीक है, 1954 में, ध्यान रखिएगा डेट को क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। 1954 में समझौता किया। इसमें थोड़ा सा डेट से संबंधित आपको भी एक डाउट बताऊंगा, कहीं कहीं आपको इसकी जो पूर्ण जब बन के तैयार हुई तब डेट थोड़ी सी अलग मिलेगी, कहीं कहीं डेट जो है आपको कुछ और भी देखें। लेकिन 1954 में इस पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, बल्कि 1959 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1959 में प्रारंभ। पहले की ये प्रकृति थी सरकारों की, कोई परियोजना है, आधारशिला रख दी गई, 2 साल 4 साल तो केवल उसको परमिशन मिलने में लग जाता था। ठीक है, जो रेड टैप जो उस समय एक प्रकार से तानाशाही चल रही थी, वो चीजें लंबे समय तक चली, कई सारी परियोजनाओं को, कई सारे इन्वेस्टमेंट को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो ये क्या हुआ? 1954 में तो समझौता किया गया, लेकिन 1959 में जाकर इस पर कार्य प्रारंभ हुआ। और उसके बाद आपको 2 डेट मिलेगी, एक आपको मिलेगी 1965 और एक मिलेगी 1963। एक डेट आपको मिलेगी 1965 और एक 1963। ये दोनों तिथियां मिल सकती हैं जब यह कार्य पूर्ण हुआ।
यह परियोजना पूर्ण हुई। तो आपकी परीक्षा में अगर विकल्प में 1965 दिया हुआ है केवल, तो 1965 लगा के आइए। अगर केवल 1963 दिया है तो 1963 लगा के आइए। एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों डेट एक साथ नहीं देता एग्जामिनर, दोनों डेट एक साथ देने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब इस परियोजना का उद्देश्य क्या था? बहुउद्देशीय परियोजना है, तो इसके उद्देश्य क्या क्या थे, थोड़ा सा इस पर नजर डाल लेते हैं। आखिरकार इस परियोजना का उद्देश्य क्या क्या था, क्या क्या इस परियोजना के परिप्रेक्ष्य में सोचा गया था? पहली चीज, बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण, ठीक है, क्योंकि बिहार इससे बहुत पीड़ित राज्य था। कल आपने देखा था एक डाटा कि 17% से ज्यादा क्षेत्र जो था भारत का, वो अकेले बिहार कवर करता है बाढ़ क्षेत्र में, ठीक है। तो ये क्या है? बाढ़ नियंत्रण करना। इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन, यह भी इनका एक उद्देश्य था। साथ ही साथ एक चीज और आता है, भूमि संरक्षण। जब नदी बार बार बाढ़ की वजह से कभी कभी क्या होता है, कटान बहुत ज्यादा होता है, अन्य चीजें होती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी जमीन होती है उसकी हानि होती है। तो भूमि संरक्षण भी एक प्रकार का इसका उद्देश्य था, भूमि संरक्षण, ठीक है। भूमि संरक्षण भी एक इसके उद्देश्यों में शामिल किया गया था, ठीक है। अब इस कोसी नदी की जब बात करते हैं तो कोसी नदी के संदर्भ में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और ले लेते हैं, जो कल की क्लास में हालांकि हमने पढ़ा था, लेकिन फिर भी साथ में पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, कल के उसमें पढ़ा था, लेकिन फिर भी साथ में लेके चलते हैं इसको आज। कोसी नदी का उद्भव, कोसी नदी का उद्भव कहां से हुआ है? कोसी नदी का उद्भव अगर देखें तो कल हमने बात किया महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी से निकलती हिमालय की, महाभारत श्रेणी से उत्पत्ति होती है, महाभारत श्रेणी से इसकी उत्पत्ति होती है। और यह नेपाल में, जब ये नेपाल में प्रवेश करती है, चतरा नामक गार्ज बनाती है, ठीक है। नेपाल में यह चतरा गार्ज का निर्माण करती है, चतरा गार्ज, गार्ज का मतलब एक गहरा खड्ड बना देती है नदी, ठीक है। तो चतरा गार्ज कहां पे है? नेपाल में, उसका ये निर्माण करती है, चतरा गार्ज का, महाभारत श्रेणी में, यह ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र से नेपाल के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है चतरा गार्ज के माध्यम से। तो हो सकता है कभी क्वेश्चन आपसे यहां से भी पूछ ले, एग्जामिनर का मूड है, क्या पता कहां से आपसे पूछे प्रश्न। अब इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया था, ठीक है। कोसी परियोजना को, कोसी परियोजना 2 चरणों में पूर्ण हुई थी, ठीक है। 2 चरणों में ये पूर्ण की गई थी। अब इसके दोनों चरणों के बारे में छोटी छोटी डिटेल देख लेते हैं, जरूरी है। एक जो प्रथम चरण इसका था, ठीक है, प्रथम चरण, प्रथम चरण, जब प्रथम चरण की इसकी बात करें तो हनुमान नगर नेपाल में है, हनुमान नगर नेपाल में हनुमान नगर के पास एक कंक्रीट का बांध बनाया गया, एक कंक्रीट बांध बनाया गया, ठीक है। कंक्रीट का एक बांध बनाया गया, कहां पे? नेपाल में हनुमान नगर के पास, प्रथम चरण की बात हो रही है। और यह बांध कितना लंबा था? यह बांध 1140 मीटर लंबा है, यह बांध
1140 मीटर लंबा है। ठीक है, इतनी लंबाई का यह बांध बनाया गया। क्यों? जल को रोकने के लिए, जल को स्टोर करने के लिए, कि जब मान लीजिए कि बरसात चली गई है, उस दौरान इसमें जल एक न्यूनतम मात्रा में बरकरार रहे, और जब बरसात आ जाए तो फिर इसके कई गेट होते हैं बने, खोल दिया जाएगा, जिससे पानी ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो जाएगा। ना तो उस क्षेत्र को कोई नुकसान होगा और ना ही उस बांध को किसी तरह का नुकसान होगा। दोनों तटों पर बाढ़ नियंत्रण के लिए, जैसे ये नदी जा रही है, ठीक है, ये नदी जा रही है, तो अब बाढ़ का पानी इधर भी ना आए, बाढ़ का पानी इधर भी ना आए, तो दोनों तटों पर बाढ़ के पानी से नियंत्रण के लिए 270 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाया गया। ठीक है, ये प्रथम चरण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 270 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाया गया। नदी के दोनों किनारों पर दोनों किनारों पर 270 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाया गया। तटबंध बनाया गया। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर साथ साथ मैं बोलता जाता हूं। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या साथ साथ बनाता जाता हूं, आप लिखते भी जाएं, मैं बोलता भी रहता हूं इसीलिए, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ साथ लिख भी सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो ये इसका प्रथम चरण पूरा किया गया, इसी प्रथम चरण से इस पे नहर निकाली गई और 44 किलोमीटर लंबी पूर्वी कोसी नहर का निर्माण किया गया। ठीक है, तो इसी प्रथम चरण के दौरान ही 44 किलोमीटर पूर्वी कोसी नहर का निर्माण किया गया। पूर्वी कोसी नहर का निर्माण, पूर्वी कोसी नहर का निर्माण किया गया। ध्यान रखिए, आपसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्वी कोसी नहर का निर्माण कोसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के किस चरण में किया गया, प्रथम चरण में या द्वितीय चरण में, क्योंकि 2 चरणों में यह परियोजना पूरी होगी। अब इससे लाभान्वित जिले कौन से हैं, जो आपके लिए प्रश्न बनते हैं, जहां से केवल उन्हीं बिंदुओं को यहां टच करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। अगर प्रथम चरण की बात करें तो पूर्णिया और सहरसा, ठीक है, पूर्णिया और सहरसा लाभान्वित जिले हैं। लाभान्वित जिले, ठीक है, ये प्रथम चरण की हम बात कर रहे हैं। प्रथम चरण में आपने देखा नेपाल के हनुमान नगर में कंक्रीट का बांध बनाया गया और 1140 किलोमीटर, देखिए ये थोड़ा सा मिट गया, हाँ, 1140, माफ करिए, 1140 मीटर लंबा क्या बनाया गया, लंबा इसे इस बांध को बनाया गया। साथ साथ नदी के दोनों किनारों पर बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से क्या किया गया, एक तटबंध बनाया गया जो 270 किलोमीटर लंबा है, यहां किलोमीटर। उसके बाद पूर्वी कोसी नहर यहीं से निकाली गई और पूर्वी कोसी नहर की लंबाई कितनी है, 44 किलोमीटर है, जो बिहार के पूर्णिया और सहरसा को लाभान्वित करेंगे। तो यहां तक आशा करता हूं आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए अब यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और एक तीसरा राजपुर नहर, ये 3 नहरें भी बनाई गई हैं, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, पहले दोनों चरणों को यहां पर क्लियर कर लें। तो ये रहा प्रथम चरण। अब चलिए बढ़ते हैं द्वितीय चरण की तरफ। ठीक है, तो कोसी का दूसरा चरण, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना का दूसरा चरण, दूसरा चरण, ये दूसरे चरण के बारे में अब हम यहां पर देखेंगे क्या किया जा रहा है। ठीक, पूर्वी कोसी नहर के तट पर, जो पूर्वी कोसी नहर अभी बनाई गई थी 44 किलोमीटर लंबी, उसी के तट पर 20 मेगावाट की क्षमता का, आप इसे इस तरफ देखें,
ठीक है। पूर्वी कोसी नहर के कोसी पर पूर्वी कोसी नगर उस पे 20 मेगावाट क्षमता के विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना। विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित। ठीक है। अब देखिए बहुउद्देशीय पता चल गया, ठीक है, कि इसकी स्थापना से 20 मेगावाट बिजली भी मिलने लगी बिहार को। यह तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभ होता है। इसके अलावा कोसी नहर का निर्माण किया गया, पश्चिम कोसी नहर, ठीक है, 113 किलोमीटर 113 किलोमीटर लंबी 113 किलोमीटर लंबी पश्चिमी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर का निर्माण किया गया। ठीक है। 113 किलोमीटर लंबी पश्चिमी कोसी नहर का निर्माण किया गया। प्रथम चरण में पूर्वी का किया गया था, द्वितीय चरण में यह पश्चिमी कोसी नहर का निर्माण किया गया। ठीक है। और इससे जो प्रभावित डिस्ट्रिक्ट होगा वो क्या होगा? दरभंगा का जो क्षेत्र है 3.25 लाख हेक्टेयर भूमि, 3.25 लाख हेक्टेयर भूमि लाभान्वित। कहां की? दरभंगा के क्षेत्र की। यह इस नदी का लाभ हुआ, यानी कि जो दूसरा चरण इसका प्रारंभ हुआ, तो ये दूसरे चरण के लाभ की श्रेणी में ये चीजें निकलकर आ रही हैं। ठीक। इसके अलावा एक और काम किया गया, लगभग 9.6 किलोमीटर पूर्वी कोसी नहर का विस्तार कर दिया गया। ठीक है। पूर्वी कोसी नहर में 9.6 किलोमीटर की वृद्धि। इतने की वृद्धि कर दी गई। मतलब अगर पहले में हमने देखा जो नहर बनाई गई थी 44 किलोमीटर, 9.6 किलोमीटर उस नहर को और बढ़ा दिया गया। तो जब नहर बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है, अगर नहर बढ़ रही है तो जो सिंचित क्षेत्र है उसका दायरा भी बढ़ेगा, लोगों तक पहुंच बढ़ेगा पानी का। उसके अलावा अगर इस तरह से जब सिंचित क्षेत्र बढ़ता है तो ओवरऑल, खासकर बिहार के क्षेत्र में बात करें तो जो कृषि का हिस्सा है इकोनॉमी में, उसमें सुधार आएगा और बिहार की जीडीपी में कहीं न कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। एक और काम जो इसमें किया गया, पूर्वी तटबंध जो बना हुआ था, जैसे 2 तटबंध बनाए गए थे, पश्चिमी और पूर्वी, 270 किलोमीटर लंबी। तो जो पूर्वी तटबंध था इसका क्या बोलते हैं, कोसी का, उसमें 27 किलोमीटर की वृद्धि कर दी गई। ठीक है। पूर्वी तटबंध में 27 किलोमीटर की वृद्धि की गई। ये दूसरा चरण था, सॉरी, इसमें दूसरा चरण था। दूसरे चरण में ये काम इसमें कर दिए गए। तो यहां पर आशा करता हूं कोसी से संबंधित आपके, अगर कोसी के बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में प्रश्न आएगा तो यहां से बाहर तो आपके नहीं जाने वाला है। यहां से आपके प्रश्न पूरी तरह से फंस जाने हैं, पूरी तरह से आपके प्रश्न यहीं से पूछने की पूरी संभावना है। उसके अलावा थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा मैंने बोला था आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा। वह इंफॉर्मेशन यह है कि जब हम बात करते हैं कोसी की, तो इसमें पहला पूर्वी कोसी नहर, और प्रभावित क्षेत्र इसका क्या आएगा? इसका प्रभावित क्षेत्र आता है आपका जो आपका हनुमान नगर है, हनुमान नगर, जहां नेपाल में इसमें बांध बनाया गया था, उसका पूर्व का हिस्सा है, उसके पूर्व का। ठीक है।
दूसरी जो पश्चिमी कोसी नहर बनाई गई, हनुमान नगर के पश्चिम का हिस्सा उससे प्रभावित है। और तीसरा जो राजपुर नहर बनाई गई, हनुमान नगर के ही पूर्व का क्षेत्र इससे भी प्रभावित होगा। तो यह केवल कोसी के संदर्भ में इतनी इंफॉर्मेशन आपके सामने मौजूद है। अब अगला जो महत्वपूर्ण जो है नदी परियोजना आ रही है, वो कौन सी है? गंडक। ठीक है, अगली आ रही है आपकी गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। अब इसके बारे में देख लेते हैं कुछ छोटी छोटी जानकारियां। ठीक है, उत्तर प्रदेश, पुनः अब इस पे ध्यान रखिए, इसमें जो स्टेक होल्डर हैं वो कितने हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना। पहली बात, नेपाल किसी न किसी तरीके से शामिल रहना ही, क्योंकि ये नदियां जो हैं वहीं से निकल के आ रही हैं। जाने अनजाने या न चाहते हुए भी हम इनको शामिल करेंगे, मान न मान मेरा मेहमान, वही इनका हाल है। तो यह बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल इनकी संयुक्त परियोजना के तौर पर और लाभान्वित, जाहिर सी बात है अगर शामिल हैं तो प्रसाद खाने के लिए तो शामिल नहीं हो, जाहिर सी बात है लाभ लेने के लिए शामिल हुए हैं। तो ये तीनों जो यहां इसके सहभागी हैं, ये तीनों इससे लाभान्वित होते हैं। 1959 में यह समझौता हुआ था। ये समझौता कब किया गया था? 1959 में। ठीक है, और जो 1959 की समझौता हुआ था, उस समझौते के मुताबिक आज भी बिहार को इसका कुछ लाभ दिया जाता है। समझौते के अनुसार कुछ लाभ बिहार को दिया जाता है। ठीक, ये इनके संदर्भ में थोड़ा सा याद रखिए, समझौता कब हुआ और इसका क्या लाभ है। अब इसमें क्या है कि पश्चिमी चंपारण में इसी नदी पर, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में इसी नदी पर वाल्मीकि नगर के पास पश्चिम चंपारण में एक वाल्मीकि नगर नामक स्थान है। ठीक है, वाल्मीकि नगर नामक स्थान है। स्थान पर एक बांध बनाया गया। ठीक, एक बांध बनाया गया। इस बांध से 4 नहरें निकली। इस बांध से 4 नहरें, 2 नहरें भारत के लिए और 2 नहरें नेपाल के लिए। 2 नहरें भारत के लिए और 2 नहरें नेपाल के लिए, 4 नहरें यहां से निकाली गई हैं। ठीक है, और ये यहां से इस परियोजना से जो भारत की तरफ निकाला गया 1966-67 में, 1966-67 में 1966-67 में गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक जलाशय बनाया गया। ठीक है, त्रिवेणी घाट के पास जलाशय बनाया गया। जलाशय बनाया गया और इससे 2 नहरें निकाली गई, एक पूर्वी एक पश्चिमी। पूर्वी नहर को भी पूर्वी त्रिवेणी नहर कहा गया। ठीक है, पूर्वी त्रिवेणी नहर
बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया परीक्षा में। पूर्वी त्रिवेणी नहर और पश्चिमी त्रिवेणी नहर। पश्चिमी त्रिवेणी नहर, ये दो नहरें इसी जगह से निकाली गई हैं। जो पश्चिमी है इसे सारण नहर भी कहा जाता है, जो पश्चिमी है इसको सारण नहर भी कहा जाता है। ठीक है, सारण नहर भी कहा जाता है। 200 किलोमीटर लंबी है, 200 किलोमीटर ये लंबी है, इसे सारण नहर भी कहा जाता है। जबकि जो आपकी पूर्वी नहर है, पूर्वी नहर को इसे तिरहुत नहर भी कहा जाता है, इसे तिरहुत नहर भी कहा जाता है। और यह 293 किलोमीटर लंबी है, यह 293 किलोमीटर लंबी है। नेपाल और बिहार इससे दोनों जो है लाभान्वित होते हैं, नेपाल और बिहार। ठीक, तो ये हमने गंडक के बारे में देख लिया कि गंडक किस तरह से महत्वपूर्ण है। गंडक के संदर्भ में एक दो और इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपको चाहिए, वो क्या है? जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 जैसे जो है सड़क मार्ग है, राष्ट्रीय जो है सड़क मार्ग है, राजमार्ग है, उसी तरह से जल मार्ग बनाया गया, राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम बनाया गया 2016 में। ठीक है, और इस 2016 में 111 मार्गों को चिन्हित किया गया जो जल परिवहन के लिए उचित हैं। उन्हीं में से एक आपका भैंसा लोटन बिहार से लेकर नेपाल से लेकर आपके बिहार में हाजीपुर तक, जब गंगा जाके जब गंडक जाके गंगा में मिल जाती हैं, यहां तक के रास्ते को, कहां से? भैंसा लोटन से लेकर, भैंसा लोटन से आपके हाजीपुर तक, इसको नेशनल वाटर हाईवे घोषित किया गया। ठीक है, इसे नेशनल वाटर हाईवे, ठीक है, नेशनल वाटर हाईवे इसे घोषित किया गया, संख्या नंबर 37। ठीक है, संख्या नंबर 37 ये आपसे पूछा जाता है, क्योंकि जो हाईवेज वगैरह होते हैं तो नेशनल हाईवे सबसे छोटा, सबसे बड़ा, या बिहार के किस राज्य से कौन से नंबर का हाईवे गुजरता है, ये भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, तो यहां पर आप जान लीजिए कि नेशनल वाटर हाईवे नंबर संख्या 37 यहां से नंबर 37 गुजरता है। इसके अलावा जो गंडक नदी है, गंडक नदी के संदर्भ में एक जो है बोनस इंफॉर्मेशन है, और वो क्या है कि जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व ये गंडक नदी के किनारे पर ही स्थित है। ठीक है, गंडक के ही किनारे पर स्थित है, ये चीज आप जान लीजिएगा, कभी हो सकता है इससे संबंधित भी कुछ प्रश्न बना सकता है। इसके अलावा भैंसा लोटन नामक स्थान पर ही, ठीक है, गंडक नदी पर भैंसा लोटन नामक स्थान पर 900 मीटर लंबा एक बराज का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो यहां भैंसा लोटन लिखा हुआ है ना, इसी के संदर्भ में यहां देख लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर 900 मीटर लंबा लंबा बैराज बनाया गया है, बनाया
गया है। ठीक है, ये भी आपके लिए जरूरी होगी इंफॉर्मेशन, क्योंकि हो सकता है यही केवल पूछ ले कि कहां पे जो है 900 मीटर लंबा बैराज इस नदी पर किस स्थान पे बनाया गया है, पूछा जा सकता है। बिहार पीसीएस की बात, आप कुछ चीजें होती हैं बिल्कुल फैक्ट बेस होती हैं, पूछ लेते हैं। चले, अब अगला जो नंबर आता है, जो महत्वपूर्ण नदी, सोन नदी परियोजना। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सोन नदी भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगी। सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, सोन नदी के बारे में अब थोड़ी सी जानकारी देखते हुए चलते हैं। ठीक है, बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, सबसे पहली बात यह जानना है कि इसे आपको कहीं के मिलेगा कि भारत की, तो बिल्कुल आप यह भी सेंटेंस लेके चल सकते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन नदी परियोजना है यह। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन नदी परियोजना, भारत की सबसे प्राचीन नदी परियोजना है 1837 में। 1837 में इस परियोजना को बनाया गया था। माफ करिए, गलत हो गया, 1874 में। 1874 में यह परियोजना बनाई गई थी। अब इस परियोजना के दौरान क्या किया गया कि इसमें दो नहरें निकाली गई। ठीक है, इसमें दक्षिणी पश्चिमी कृषि क्षेत्र के लिए किया गया था, क्योंकि जो सोन नदी है, सोन नदी ये कैसी, बिहार की दक्षिणी नदी है, दक्षिणी पठारीय नदी है, दक्षिणी पठारी नदी। ठीक है, दक्षिणी पठारी नदी है सोन नदी। तो ज्यादातर जो इस प्रकार की परियोजना का उद्देश्य था वो यही था कि कहीं न कहीं दक्षिणी क्षेत्र को जलापूर्ति हो सके, दक्षिणी क्षेत्र में जो सिंचाई आदि है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है, इसलिए डेहरी के समीप, डेहरी ऑन सोन एक जो है आप जानते होंगे स्टॉपेज भी है ट्रेन का, तो डेहरी के समीप दो नहरें निकाली गई यहां। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी, ये दो प्रकार की नहरें यहां से निकली। ठीक है, जब पूर्वी सोन नहर की बात करते हैं, पहला पूर्वी सोन नहर, दूसरा पश्चिमी सोन नहर। ठीक है, जब पूर्वी सोन नहर की बात करते हैं तो इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से होंगे? इससे लाभान्वित जिले जो होने वाले हैं औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद। ठीक है, औरंगाबाद जो दक्षिण के जिले हैं, बिल्कुल अरवल, जहानाबाद को ही काट के अरवल बनाया गया। ठीक है, अरवल, गया और जहानाबाद। ठीक है, ये जिले पूर्वी सोन नहर से लाभान्वित होंगे। अब एक और पश्चिमी सोन नहर बनाई गई, पश्चिमी सोन नहर से। अब जहां सोन प्रवेश करती है बिहार में, अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी तो जहां से बिहार में प्रवेश करती है आप देखेंगे तो कुछ जिले पश्चिम की तरफ है, कुछ जिले पूरब की तरफ है। तो जो पूर्वी जिले हैं वो पूरब की धारा से प्रभावित होंगे, पूर्वी नहर से, और जो पश्चिम की तरफ पश्चिमी से। पश्चिम में आपके क्या क्या पड़े, कौन कौन से जिले पड़ने वाले हैं? रोहतास, रोहतास, भोजपुर और बक्सर, ये तीन जिले जो हैं ये पश्चिमी सोन से प्रभावित होने वाले हैं। ठीक है, सोन नदी के बारे में इससे पहले हमने उत्पत्ति कहां से हुई, कितनी धाराएं कहां मिलती है, ये सब बता चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा इस पर एक कोइलवर पुल है। ठीक है, एक कोइलवर पुल है, 1862 में बनाया गया था इस नदी पर। ठीक है, तो इसको हम जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे यहां ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो कोइलवर पुल
कब बना था? 1862 में। कोइलवर पुल 1862 में बना गया। भारत का सबसे पुराना नदी पुल है, ध्यान रखिए, ठीक है, भारत का सबसे पुराना नदी पुल। सबसे पुराना नदी पुल। नदी पुल यह पटना और आरा को जोड़ता है। पटना और आरा को जोड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप लोग कि ये पटना आरा को जोड़ता है और इस पे कौन सी नदी क्या कैसे, ये चीज यहां हमने देख लिया। इसके अलावा इसी नदी पर डेहरी में रोहतास के निकट 1968 में, ठीक है, रोहतास के निकट 1968 में एक जलाशय का निर्माण किया गया, इंद्रपुरी बैराज। ठीक है, एक इंद्रपुरी बैराज जलाशय। पुरी बैराज का निर्माण, जलाशय कहिए आप बैराज कहिए कुछ भी, ठीक है। तो इसका निर्माण किया गया, इंद्रपुरी एक जलाशय का निर्माण किया गया रोहतास में, जो है इसे डेहरी भी कह सकते हैं, डेहरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस पर इसका निर्माण किया गया। तो ये हमारी सोन से संबंधित योजना भी, बहुउद्देशीय परियोजना यहां पर आपकी कंप्लीट हो गई, सोन से रिलेटेड भी। अच्छा, सोन नदी पर एक विद्युत परियोजना भी है, चलिए इसी में उसको भी निपटा देते हैं। देखिए, सोन नदी पर ही दो विद्युत परियोजनाएं भी हैं, ठीक है। दो विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं आपकी? वारुण जल विद्युत केंद्र और डेहरी जल विद्युत केंद्र, ठीक है। सोन पर दो जल विद्युत परियोजनाएं। एक वारुण, बस बिंदी दे देंगे, इतने समझ लीजिएगा। एक वारुण जल विद्युत केंद्र है जो 3.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है, 3.3 मेगावाट, एक वारुण है। दूसरा डेहरी जल विद्युत केंद्र, दूसरा कौन सा है? डेहरी जल विद्युत केंद्र। डेहरी जल विद्युत केंद्र, ठीक है। एक डेहरी जल विद्युत केंद्र की जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 6.6 मेगावाट, जस्ट इसका डबल, ठीक है, 6.6 मेगावाट ये इसकी उत्पादन क्षमता है। तो कुल मिला के सोन पर इस प्रकार की जल विद्युत परियोजनाओं से भी बिहार को लाभ मिल रहा है। एक जो अब अंतिम और महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये बड़ा विवादित रहा, काफी लंबे समय से चलता रहा और इसलिए ये जरूरी है, ठीक है। और वह कौन से? बाण सागर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है, बाण सागर बहुउद्देशीय नदी परियोजना, जो यूपी बिहार से संबंध रखते होंगे, खासकर जो है पूर्वी पश्चिमी बिहार से संबंध रखते होते हैं, वो इस चीज को बखूबी इस योजना के बारे में जानते होंगे, ठीक है। इसमें जो शामिल राज्य हैं, शामिल राज्य, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा मेंबर देखने को मिल जाएगा। अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ, उत्तर प्रदेश
के साथ साथ आपका मध्य प्रदेश भी शामिल हो चुका है। ठीक है, मध्य प्रदेश भी आ गया। ठीक है, मध्य प्रदेश और इसके अलावा आपका बिहार, ये इसमें साझेदार हैं। ये 3 स्टेट इसमें साझेदार बन गए। और ये परियोजना बन कहां रही, ये आखिर इस तरह की परियोजना का निर्माण कहां किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में ही शहडोल नाम का एक जिला है। शहडोल जिला है, कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। और किस पर, सोन नदी पे, यह भी ध्यान रखिए, सोन नदी पर ही यह परियोजना बनाई जा रही है। शहडोल जिला मध्य प्रदेश, सोन नदी पर यह परियोजना बनाई जा रही है। इस परियोजना को 1978 में प्रारंभ किया गया था। देखिए कितने गौरवशाली हमारे नेता रहे हैं। 1978 में प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ किया गया। इतनी बड़ी परियोजना थी लेकिन फिर भी बहुत अधिक समय लगा और 2006 में पूर्ण। 2006 में, आप सोचो कितना लंबा समय लगा। 1978 में इसका शिलान्यास किया गया, 2006 में जाके पूरा हो रही है। जो बंटवारा किया जाएगा जल का, जो इस क्रम में है राज्य, इन्हीं के हिसाब से बंटवारा रहेगा 1:2:1। ठीक है, आप अपने अनुसार से, मध्य प्रदेश का हिस्सा ज्यादा है तो आप उसे आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो ज्यादा है इसमें। ठीक है, इसमें एक उत्तर प्रदेश की तरफ से कमिटमेंट किया गया कि जो इसमें जल का बंटवारा है और जो लागत है वो दोनों इसी हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जल और लागत दोनों बंटवारा है, जल और लागत बंटवारा, जल और लागत बंटवारा इसी क्रम में करना पड़ेगा भाई, जिस क्रम में आप इसका लाभ लेंगे। ये सारी चीज अब इसी में क्या आया कि उत्तर प्रदेश में एक सोन की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश में एक सोन की सहायक नदी है, कनहर। ठीक है, सोन की सहायक नदी कनहर, कनहर। तो उत्तर प्रदेश को यह वादा करना पड़ा कि 3083.7 मिलियन घन, जो मिलियन घन मीटर जो जल होगा, जल है, वो देना पड़ेगा। किसको, इस बाण सागर परियोजना को। इसे इतना जल देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश को इस सहायक नदी के द्वारा, तभी जाके इस प्रकार की योजना सस्टेन कर पाएगी या इतनी बड़ी परियोजना चल सकती है लंबे समय तक। जल देने का यह प्रावधान किया गया। ठीक है, यहां तक आशा करता हूं आप लोगों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब एक और आती है जो महत्वपूर्ण है, उत्तरी कोयल। ठीक है, एक तो कोयल नदी हमने पढ़ा था, दक्षिणी बिहार की नदी है। ठीक है, जो झारखंड से निकल के आ रही थी, लेकिन एक उत्तरी कोयल नदी परियोजना है जो सोन की सहायक नदी है। ठीक है, उत्तरी कोयल परियोजना, उत्तरी कोयल नदी परियोजना। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी परियोजना एक है, यह एक अंतरराज्यीय परियोजना है बिहार और झारखंड के बीच में। ठीक है, तो यह किसके किसके बीच है, बिहार और झारखंड राज्य, दोनों भाइयों के बीच में, बिहार और झारखंड के बीच यह संयुक्त उपक्रम है। और कोयल नदी क्या है, सोन की सहायक नदी, सोन की एक सहायक नदी है। सोन की यह एक सहायक नदी है। पलामू जिले में मंडल डैम इसी पर बनाया गया। ठीक है, मंडल डैम, मंडल डैम पलामू में,
इसी नदी पर बनाया गया है। तो आज की कक्षा हमारी बहुउद्देशीय नई परियोजनाओं पे यहीं समाप्त होती है। इतनी ही इंफॉर्मेशन थी जो आपके परीक्षा के लिए बिल्कुल एकदम हॉट टॉपिक है, ठीक है। और यहां अगर आप इसे कंप्लीट करके जाते हैं तो एक दो क्वेश्चन तो तय है, ठीक है। नदी नदी घाटी परियोजना दोनों को मिला लेंगे तो 2-3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं।